हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्ले प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली क्ले प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं ब्रिक का, कि डेफिनेशन क्या होता है। ब्रिक्स आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ बेक्ड क्ले यूज्ड फॉर बिल्डिंग वॉल्स विच आर यूजुअली रेड और ब्राउन कलर। मतलब जो हमारी ब्रिक्स होती हैं, जनरली ब्रिक्स सभी ने देखी होंगी। ब्रिक्स जो हमारी होती है एक ब्लॉक्स की टाइप में होती है, सॉलिड ब्लॉक, ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जो कि कैसे बनाई जाती है, बेक्ड क्ले। मतलब क्ले को या मिट्टी को हम कह सकते हैं पकाकर, मिट्टी को पकाकर ईंट बनाई जाती है। ब्रिक को हम हिंदी में ईंट बोलते हैं। और बेसिकली जो ब्रिक होती है हमारी, वो कहाँ यूज़ होती है, फॉर द बिल्डिंग वॉल्स, स्ट्रक्चर्स के लिए, कहीं भी, मतलब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिकली ब्रिक हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। और ब्रिक का जो बेसिकली कलर होता है वो कैसा होता है, रेड और ब्राउन। ओके। ब्रिक का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर। मतलब अभी जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर जो स्ट्रेचर दिखाया है, जो लॉन्गर साइड है वो स्ट्रेचर है हमारी, और ये जो स्ट्रेचर की टोटल जो लेंथ है ये 19 होगी। और दूसरी जो शॉर्टर साइड दिखाई है वो हेडर है। हेडर जो होगा वो हमारा 9 होगा, 9 सेंटीमीटर। एंड जो ब्रिक की हाइट है, ब्रिक की जो हाइट है वो भी 9 सेंटीमीटर होगी। एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉग। फ्रॉग जो इसके अंदर दिखाया है, बेसिकली फ्रॉग का पर्पज़ क्या होता है कि जैसे जो भी कंपनी या जो भी मैन्युफैक्चरर है जो ब्रिक बना रहा है, उसको अपनी कंपनी का उसमें नाम प्रिंट करना है, या नाम जैसे उसके अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए वो फ्रॉग का यूज़ करता है। दूसरा एक कारण ये भी होता है फ्रॉग बनाने का, एक जो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, कि जो फ्रॉग होता है, जब हम मशीनरी करते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि ब्रिक को कई बार जैसे अभी ब्रिक बिल्कुल डायग्राम में दिखाई दे रही, इसी तरह से रखते हैं, तो ये क्या होती है, ये कुछ मोटार इस फ्रॉग के अंदर भी फिल हो जाता है। और जब हम बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कोई भी दीवार बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसकी बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। मतलब गुड ब्रिक अर्थ का क्या मतलब है, ब्रिक अर्थ का क्या मतलब है कि जो मिट्टी जिससे हम ब्रिक बनाएंगे, वो हमारी, उसकी हमें मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे कहता है, इट शुड हैव रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, सैंड एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो फर्स्ट जैसे हो गया कि जो मिट्टी जो हम लेते हैं, जो ब्रिक अर्थ होती है, उसके अंदर क्ले, सैंड और जो अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। नेक्स्ट वन हो जाता है कि फ्री फ्रॉम पेबल्स एंड लम्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो हमने ईंटें बनाने के लिए, जो ब्रिक बनाने के लिए हम ब्रिक अर्थ ले रहे हैं, मतलब मिट्टी ले रहे हैं, वो हमारी पेबल्स फ्री होनी चाहिए, मतलब जैसे कंकर पत्थर जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए, और कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता जैसे होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे आप खुद ही सोचो कि हमारी ब्रिक तैयार हो गई, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसकी स्ट्रेंथ जो हम चाहिए थी हमें, वो नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन हो जाता है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंग्रेडिएंट लाइक लाइम, अल्कलाइन, साल्ट्स, आयरन पायरेट्स वगैरह। मतलब हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये उस ब्रिक की जो हम बना रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट, जो मिक्सिंग के थ्रू जो हम एक बेस तैयार करते हैं, जो हम ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि जो प्रॉपर हमारा, सपोज़ हमने एक बकेट मिट्टी बनाई, जस्ट सपोज़, किसी भी ब्रिक बनाने के लिए कोई एक बकेट मिट्टी नहीं बनाता है, तो हमारी वो जो मिट्टी होगी, वो हम कहीं से भी उस पोर्शन को चेक करें, वो सिमिलर होनी चाहिए उसकी क्वालिटी। ऐसा ना हो कहीं से मिट्टी सूखी आ रही है, कहीं से गीली आ रही है, कहीं से कुछ अलग उसमें आ रहा है। मतलब होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है फ्री फ्रॉम लम्स ऑफ लाइम एंड अदर इम्प्योरिटीज़। मतलब उसके अंदर लम्स, मतलब लाइम के लम्स नहीं होने चाहिए, और कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है हमारा, इट शुड नॉट अलाउ मोर श्रिंकेज एंड क्रैक्स। मतलब कि जो हमारी ब्रिक अर्थ है वो इस तरह की होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर श्रिंकेज ना हो और क्रैक्स ना पड़े। ठीक है, क्लियर है इतना।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मतलब हम ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे करेंगे, इसमें हम ये डिसाइड करेंगे। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के अंदर कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, कुछ अदर मतलब प्रोसेसेस हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे फर्स्ट हमारा आ गया प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। मतलब जो हम ब्रिक बनाने के लिए जो मिट्टी लेंगे उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, और फोर्थ वन इज़ बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इन सभी ये जो हमारे प्रोसेस दे रखे हैं। तो फर्स्ट हमारा आ गया प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के अपने ही कुछ अलग कुछ और प्रोसेस उसके अंदर इंक्लूड है, लाइक सिलेक्शन ऑफ साइट है, डिगिंग है, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। तो ये हमारे देखो लास्ट हमारा क्या था, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ का के ही सब टॉपिक्स हैं। तो हमने मतलब जैसे सबसे पहले क्या करना है, हमें एक साइट सेलेक्ट करनी है कि हमें मिट्टी कहाँ से लेनी है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम अगर दिल्ली का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, क्या ऐसा है कि हम कहीं से भी जाके मैंने सोचा कि चलो मैं आधा किलोमीटर चलती हूँ या 1 किलोमीटर चलती हूँ और मैं नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी साइट कहाँ होगी जहाँ से मिट्टी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने साइट सेलेक्ट करी। साइट सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जब हमने साइट सेलेक्ट कर ली फिर हमने अनसॉइलिंग करी। अनसॉइलिंग का मतलब क्या है कि देखो बेसिकली क्या है, हमने कोई भी साइट ली तो उसकी जो टॉप लेयर होगी वो हमारी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, पेबल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन लोग फेंक देते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उन सब को हमें प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमने लास्ट पढ़ा था ना रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिकर। तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग मतलब जो हमारी साइड की जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होगी 20 सेंटीमीटर तक, उसको हम हटा देंगे। उस मिट्टी को हटाकर हम थ्रो आउट कर देंगे, कहीं भी फेंक देंगे। नेक्स्ट फिर हम करेंगे डिगिंग, मतलब फिर खुदाई करेंगे। खुदाई किस लिए करेंगे, मिट्टी निकालने के लिए। जब हमने खुदाई कर ली मिट्टी की, फिर हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि जो हमने मिट्टी ली है, अभी लास्ट हमने जैसे पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, उस चीज़ को ध्यान में रखना, उसी से रिलेटेड ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट हमने डिगिंग किया, मतलब खुदाई करी, उसके बाद हमने क्लीनिंग करी। क्लीनिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी मिट्टी के अंदर कोई पेबल्स, लाइम लम्स या कुछ मतलब ऑर्गेनिक मैटर या कोई अदर मैटर जैसे कोई प्लास्टिक या कुछ इस तरह का तो नहीं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, बेसिकली जो हमने मिट्टी खुदाई करी उसको हम लगभग या तो 1 मंथ या फिर पूरे एक सीज़न के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस मिट्टी को बारिश आने से पहले खुदाई करके छोड़ें, ताकि वो एक मानसून तक रहे। वो क्या होगी, वो प्रॉपर उसको जितना मॉइस्चर चाहिए और जो उसकी फॉर्मेशन है ना वो अच्छी हो जाएगी। वेदरिंग के बाद हमारा आता है क्या, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बेसिकली क्या होता है, ब्लेंडिंग के अंदर मिट्टी को हमें ब्लेंडिंग बेसिकली ना पग मिल के अंदर करते हैं। लाइक जैसे हम मिट्टी को प्रॉपर उसी प्लास्टिक फॉर्म में बनाना जितना, जैसे जो हमें ब्रिक बनाने के लिए चाहिए, प्रॉपर उसी फॉर्म में कर देना। सो बेसिकली ब्लेंडिंग के अंदर क्या करेंगे कि बेसिकली होता क्या है, जो हमारी वेदर्ड सॉइल है, जो हमने अभी पहले वेदरिंग पढ़ा था ना, तो जो हमने सॉइल ऐसे ही जो हमने छोड़ दी थी ऐसे अपने एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया था उसको, तो क्या हुआ, बारिश आई या कुछ आई तो वो मिट्टी ना थोड़ी लूज़ हो जाती है। या जैसे मान लो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर था तो वो ड्यू टू मतलब हाई टेम्परेचर, या आप धूप कह सकते हो या फिर हवा कह सकते हो, तो उसका मॉइस्चर भी थोड़ा सा उड़ जाता है। तो ब्लेंडिंग के अंदर हम बेसिकली क्या चेक करते हैं सारा, कि जो हमारी जो मिट्टी लूज़ हो गई थी उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, लाइक सैंड चाहिए हमें, या तो वो उसके अंदर प्रॉपर है या नहीं है। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स की कमी है तो हम उसको उस टाइम पे ऐड करते हैं एंड प्रॉपर मिक्स करते हैं, दैट इज़ ब्लेंडिंग। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली अभी हमने मिट्टी को ब्लेंड तो कर लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर ऐड करके। अब इसके लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि मतलब हमें जैसे ब्रिक बनानी है तो
ब्लेंडिंग जो टेम्परिंग जो होता है, सॉरी, कि लास्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा कि मिट्टी का जो हम पेस्ट बना रहे थे वो बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में हमने बनाना है, मतलब उतना ही हार्ड होना चाहिए जिससे हमारी ब्रिक बन जाए, ना वो लूज़ हो ना वो हार्ड हो। लाइक हम कभी भी अपने घर में एक डो बनाते हैं, मतलब रोटी बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको प्रॉपर से ही टेम्पर करते हैं बेसिकली, ना तो वो इतना पतला हो और ना ही वो ज़्यादा हार्ड हो। तो हम कैसा डो बनाते हैं कि जो हमारा ईजीली कोई भी हम काम के लिए बना रहे हैं, लाइक रोटी बनाने के लिए बना रहे हैं, तो प्रॉपर उसके लिए सही हो। तो वैसे ही टेम्परिंग के अंदर क्या करते हैं, टेम्परिंग बेसिकली हमें उस मिट्टी को उस फॉर्म में बना देना है कि उससे डायरेक्टली हम जो ब्रिक बनाएंगे हमारा इजीली बन सके। ऐसा ना हो कि जो हमारी मिट्टी है वो बहुत लूज़ हो रखी है, मतलब पानी उसके अंदर ज़्यादा हो रखा है या कम हो रखा है, हमारा नहीं बन पा रहा है। तो टेम्परिंग जो हमारा प्रोसेस था बेसिकली इसके अंदर क्या था कि जो मिट्टी का हमने पेस्ट बनाया था वो बिल्कुल किस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए कि हमारी ब्रिक अच्छे से बन जाए। अभी ये जो साइड में एक फ़्लो चार्ट दिखाया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ये इसी का ही एक फ़्लो चार्ट डायग्राम है जिसमें प्रॉपर हमारा प्रोसेस दिखा रखा है। अगर आप इस फ़्लो चार्ट को एक बार याद कर लेंगे या एक बार देख लेंगे तो आपके लिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलो पहले एक बार ये प्रोसेस को ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा फ्लो डायग्राम दिखा रखा है, थोड़ा सा ब्लर है बट आई थिंक समझ में तो आप लोगों को आ ही जाएगा, मतलब लेकिन है थोड़ा ब्लर है। सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के अपने ही 5 और स्टेप्स थे, अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। नेक्स्ट है फिर मोल्डिंग, देन ड्राइंग, देन बर्निंग, और फिर हमें फाइनली मिलेगी ब्रिक। तो ये इसके कितने प्रोसेस हो गए टोटल, 5, मतलब 4 प्रोसेस हो गए, 5वें पे हमें ब्रिक मिल रही है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अभी जैसे ये हमारे कुछ सब पॉइंट्स आ गए फर्स्ट के प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ के, जो हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पीछे अभी। जैसे सिलेक्शन ऑफ साइट है, हमने भी पढ़ा था ना, सिलेक्शन ऑफ साइट जैसे हमने कर लिया, फिर टॉप लेयर हम उसकी हटा देंगे कितनी, 20 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट हमारा डिगिंग है। डिगिंग के अंदर क्या है, हमने मिट्टी को ग्राउंड से खोदा, मतलब डग किया, एंड उसको हमने क्या किया कि स्प्रेड कर दिया। किस पे, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड लेवल जस्ट लिटिल डीपर देन जनरल ग्राउंड, मतलब जो जनरली ग्राउंड लेवल है उस जगह का उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब एक गड्ढा टाइप से खोदा हमने, कितना 60 इंटू 120 सेंटीमीटर तक का, और उसमें हमने उस मिट्टी को डाल दिया। अभी जैसे क्लीनिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं, द क्ले शुड बी मेड क्लीन फ्रॉम पेबल्स, स्टोन, वेजिटेबल्स, मेटल। इफ़ दीज पार्टिकल्स आर इन एक्सेस द क्ले शुड बी वॉश्ड एंड स्क्रीन्ड, मतलब उसको छाना जाएगा, इस तरह से क्लीन किया जाएगा। विच इज़ कंसिडर टू बी अनइकोनॉमिकल, मतलब अगर हमें इस तरह का प्रोसेस कोई ऐड करना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे वो थोड़ा अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब थोड़ा महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जैसे वेदरिंग आ जाता है, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, हम ये सब भी अभी डिस्कस कर चुके हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। द सॉफ्टनिंग ऑफ क्ले इज़ डन बाय एक्सपोजिंग इट इन द एटमोसफेयर। वेदरिंग के अंदर जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट आपको, क्या था, एटमोसफेयर में ऐसे उसको खुला छोड़ देते हैं। द पीरियड ऑफ एक्सपोजर वेरीज फ्रॉम वीक्स टू फुल सीजन, मतलब उसे हम जैसे अभी मैंने लास्ट बताया वीक्स मतलब 4 वीक हो गए, जैसे 1 महीना हो गया, या फिर हम पूरे एक सीज़न के लिए भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारा आ जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के अंदर क्या था, जो वेदर्ड सॉइल थी हमारी वो क्या है, कुछ लूज़ हो गई, डिपॉजिट हो गई, मतलब जहाँ पे हमने रखी थी वहाँ पे कुछ जम गई है, इस तरह से होता है ना, मिट्टी के कुछ सॉलिड से बन जाते हैं, जम जाती है जैसे, तो उन सबको हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, पूरा प्रॉपर उसको एक जैसा बना दिया, दैट इज़ ब्लेंडिंग। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग, इन दिस स्टेज द क्ले इज़ ब्रॉट टू द प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस, मतलब उसको हमें क्या करना है, प्रॉपर अपनी जो हमें जितनी हार्ड वो चाहिए उसको उतना बनाना है, एंड इट इज़ मेड फिट फॉर मोल्डिंग। लास्ट, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा क्योंकि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। मोल्डिंग के लिए, मोल्डिंग बेसिकली हमारा क्या है, ब्रिक बनाने का ही प्रोसेस है, एंड उसके अंदर क्या करना है, वाटर इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज़ एडेड एंड द होल मास इज़ मिक्सड, मतलब जितना पानी हमें उसके अंदर चाहिए उसको हमें क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है और उसको सारे को मिक्स करना है यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा कैरेक्टर होना चाहिए उसका। अ लार्ज स्केल टेम्परिंग इज़ यूजुअली डन इन पग मिल। पग मिल बेसिकली क्या होता है, अभी हम आगे एक डायग्राम दिखाएंगे आपको। अगर ज़्यादा मिट्टी को हमें ब्लेंड टेम्पर करना है तो हमें क्या करना होगा, उसको पग मिल के अंदर टेम्पर करेंगे,
ठीक है। और उसके अंदर पग मिल के अंदर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग क्ले विद वाटर एंड मेकिंग इट प्लास्टिक इज़ नोन एज पगिंग। उसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और उसको थोड़ा सा मतलब पगिंग करते जाएंगे, मतलब उसको जैसे गूंथना टाइप से। चलो नेक्स्ट हम पग मिल देख लेते हैं। ये देखिए जो इसके सेंटर के अंदर एक ये ब्लू कलर की जो एक रॉड टाइप से दिख रही है, ये क्या होगी, और ऊपर एक हैंडल दिखाई दे रहा है, लॉन्ग आर्म लिखा हुआ है इस पर। इस लॉन्ग आर्म को हम रोटेट करेंगे और जो ये हमारा जो ब्लू कलर की जो रॉड टाइप से है, इसके अंदर 2-3 ब्लेड लगे हुए हैं, नाइफ्स लगे हुए हैं, जैसे लाइक नाइफ मतलब वही चाकू टाइप से हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर हमने मिट्टी फिल कर दी, पानी ऐड कर दिया और अब इस लॉन्ग आर्म से इसको रोटेट करेंगे। जब हम रोटेट करेंगे तो ये जो इसके ब्लेड्स हैं ये घूमेंगे, लाइक जैसे हमारी मिक्सी ग्राइंडर के अंदर भी ब्लेड्स होते हैं ना, जब हम उसको चलाते हैं वो घूमते हैं, सेम उसी तरह से। अब ये क्या कर रहा है, प्रॉपर मिट्टी का जो है एक वो बना रहा है, पेस्ट बना रहा है, जो जिस फॉर्म में हमें चाहिए, जितना हार्ड चाहिए हम पानी ऐड करते जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट होगी, और इसको घुमाते जाएंगे वर्टिकल शाफ्ट को। जो हमारा ये वर्टिकल जो है, इसको वर्टिकल शाफ्ट बोलते हैं। इसके अंदर हमारे 3 ब्लेड लगे हुए हैं जिसको हॉरिजॉन्टल आर्म बोलते हैं, काइंड ऑफ ब्लेड ही है ये, ठीक है। तो ये हमारा पग मिल है बेसिकली। इसके अंदर से जो हम मिट्टी का जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम पगिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स जो है हमारा बेसिकली क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेक्टेंगुलर शेप यूनिट फॉर प्रॉपरली टेम्पर्ड क्ले। मतलब अभी तक हमारे पास क्या है, मिट्टी का एक टेम्पर्ड क्ले का एक पेस्ट टाइप से है अभी, लेकिन हमें क्या करना है, उसको मोल्ड करना है, मतलब उसको एक ब्रिक का आकार देना है, तो उसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। तो बेसिकली इसका हमारा ब्रिक का आकार कैसा होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो मोल्डिंग हमारी बेसिकली हैंड मोल्डिंग भी होती है, मशीन मोल्डिंग भी होती है। मतलब हमारा कोई भी काम है ना वो 2 तरह से होता है, बाय द मैनुअल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। तो मैनुअल मतलब हैंड मोल्डिंग हो गया और मैकेनिकल मतलब मशीन मोल्डिंग हो गया। मैकेनिकल मतलब किसी भी मशीनरी के थ्रू कराया जा रहा है। तो हैंड मोल्डिंग के अंदर भी बेसिकली हमारी 2 टाइप की मोल्डिंग है, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। एंड मशीन मोल्डिंग के अंदर भी हमारे 2 मेथड हैं, ड्राई प्रेस मेथड एंड प्लास्टिक मेथड। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है हैंड मोल्डिंग। तो अभी जैसे हमने पढ़ा है हैंड मोल्डिंग के ही 2 पार्ट हैं, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। तो बेसिकली हम देख लेते हैं ग्राउंड मोल्डिंग के अंदर क्या है। इन दिस मेथड द ग्राउंड इज़ फर्स्ट लेवल एंड फाइन सैंड इज़ स्प्रिंकल ओवर। मतलब क्या है कि हम ग्राउंड के ऊपर अपनी ब्रिक्स को मोल्ड कर करके लगाएंगे, अभी ग्राउंड पर ही पूरा मोल्ड करके और उनको वहीं पे स्प्रेड कर देंगे। तो हमें ब्रिक की मोल्डिंग से पहले सबसे पहले क्या करना है, उस ग्राउंड के ऊपर हमें सैंड मतलब रेत जो होता है उसको स्प्रिंकल कर देना है, फैला देना है। वो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो ब्रिक है वो ग्राउंड के साथ चिपके ना, ठीक है। द माउल्ड इज डिप्ड इन वाटर एंड प्लेस ओवर द ग्राउंड। जो हमारा माउल्ड था एक बार हमने उसे पानी के अंदर से डिप किया एंड ग्राउंड पर रखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, द क्ले इज प्रेस्ड इन द माउल्ड इन सच अ वे दैट इट फिल्स ऑल द कंसर्न ऑफ द माउल्ड। माउल्ड जो था हमने उसको प्रॉपर्ली मिट्टी के साथ फिल कर दिया एंड जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको हमने टॉप से किसके थ्रू हटा दिया, बाय दी एनी मेटल या फिर कटिंग वायर के थ्रू। तो उससे क्या होगा, हमें जैसे माउल्ड के ऊपर हमने मिट्टी तो भर दी, जो एक्स्ट्रा थी उसको हमने किसी चीज़ से कट कर दिया एक्स्ट्रा को, तो हमें क्या मिला, एक रेक्टेंगुलर शेप मिल गई। लेकिन इस टाइप की ब्रिक के अंदर फ्रॉग नहीं होता, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने कोई फ्रॉग के लिए कोई अलग से माउल्ड नहीं लगाया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जैसे टेबल माउल्डिंग के अंदर। टेबल माउल्डिंग जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही ग्राउंड मोल्डिंग के जैसा है, बस इसके अंदर क्या है कि जो हम प्रोसेस ग्राउंड के ऊपर कर रहे थे उसी प्रोसेस को हम करेंगे टेबल के ऊपर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन आर कैरिड आउट ऑन द स्पेशली डिज़ाइन मोल्डिंग टेबल। उसके लिए एक प्रॉपर मतलब एक टेबल डिज़ाइन की जाती है मोल्डिंग के लिए। एंड द क्ले, द माउल्ड, वाटर पॉट, स्टॉक बोर्ड्स ETC, ये सारी चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए, माउल्ड चाहिए, वाटर पॉट चाहिए, स्टॉक बोर्ड चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। और इसको हमने क्या अपनी टेबल पे रख लिया और फिर जैसे हमने ग्राउंड पे किया था सेम उसी तरह से मोल्डिंग करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो हमारी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है,
क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा जो कुछ आपने देखा ना एक्स्ट्रा कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी हमें परचेज़ करने होंगे। और दूसरा क्या है कि जो हमारी टेबल मोल्डिंग होती है इसके अंदर हम फ्रॉग भी बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ ब्रिक इंक्रीज व्हेन टेबल मोल्डिंग इज़ अडॉप्टेड। स्टॉक बोर्ड्स किस वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी? स्टॉक बोर्ड्स की वजह से, ठीक है, वाटर पॉट्स हो गए इस तरह से। और इस टाइप की ब्रिक के अंदर हमारा फ्रॉग भी हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं ये जो हमने अभी हैंड मोल्डिंग और पढ़ी है, जो ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग है, हमने नेक्स्ट उसी का डायग्राम है। अभी आप देखिए एक के अंदर ये जो बंदा खड़ा है ये टेबल पे रखा हुआ और एक ने ज़मीन में, तो ये क्या है, जो फर्स्ट वन डायग्राम हमारा वो टेबल मोल्डिंग है, सेकंड वन जो है हमारा वो ग्राउंड मोल्डिंग है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग बेसिकली क्या है कि अभी जो प्रोसेस हम मैनुअली कर रहे थे अब इसमें क्या है, मैकेनिकली करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा आ गया मशीन मोल्डिंग। बेसिकली मशीन मोल्डिंग क्या है, इसके अंदर हम मैकेनिकली ब्रिक्स को बनाएंगे, मोल्ड करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। द मोल्डिंग कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय यूजिंग मशीन। इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल व्हेन ब्रिक्स आर प्रोड्यूस इन ह्यूज अमाउंट। दिस मोल्डिंग इज क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब जो मशीन मोल्डिंग होती है वो हमारी थोड़ी मैनुअल से ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, मतलब थोड़ी उसकी कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि हमारी जो ब्रिक्स बनेंगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेंगी, थोड़ा टाइम सेविंग भी होती है मशीन से मोल्डिंग जो होती है हमारी। तो इसके भी अपने 2 क्लासिफिकेशंस हैं, प्लास्टिक क्ले मशीन एंड ड्राई क्ले मशीन। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अब हमारा आ गया प्लास्टिक क्ले मशीन। These machine contain an opening in rectangular shape, and when we place the tempered clay into this machine, it will come out through this opening. मतलब बेसिकली मोल्डिंग जो हो रही है वो जो एक सांचा होगा, जो मोल्ड होगा वो मैनुअल का भी जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा और मशीन के साथ भी वही होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का जो एक सांचा इसमें लगा हुआ है, जो मोल्ड लगा हुआ है, इसके अंदर क्या करेंगे हम टेम्पर्ड क्ले को इसके अंदर डालेंगे और उससे कुछ स्ट्रिप्स बाहर आएंगी जो क्या करेंगे एक्स्ट्रा को कट कर देंगी और उससे हमें जो प्रॉपर जो हमारी ब्रिक है उस शेप में एक ब्रिक मिल जाएगी। और इस ब्रिक को हम वायर कट ब्रिक्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता है ड्राई क्ले मशीन। ड्राई क्ले मशीन के अंदर क्या है, इट इज़ मोर टाइम सेविंग मशीन। वी कैन पुट ब्लेंडेड क्ले। मतलब इसके अंदर क्या होता है ड्राई क्ले मशीन के अंदर कि हमें टेम्पर नहीं करना होता क्ले को। ब्लेंड करने के बाद जो हमने मिट्टी वेदरिंग के लिए छोड़ी थी उसके बाद ब्लेंड करी, जो मिक्स करी, उसको एज इट इज़ हम मशीन के अंदर डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा ना मतलब हम पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने टेम्परिंग तो की नहीं, तो डायरेक्टली हमने ड्राई मिट्टी को इसके अंदर डाला, पानी ऐड किया और इसी मशीन के अंदर उसकी टेम्परिंग भी होगी। ठीक है, वैन द रिक्वायर्ड स्टिफनेस इज ऑब्टेन द क्ले इज प्लेस इन मोल्ड। मतलब इस मशीन के अंदर हमने ड्राई क्ले को डाला, पानी ऐड किया, जब वो हमें प्रॉपर जितनी हार्ड चाहिए, जितनी हमें स्टिफ चाहिए उस शेप में हो जाएगी, उस फॉर्म में हो जाएगी, फिर उसको हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे एंड हार्डली इसको प्रेस कर देंगे और वो सारा मैकेनिकली होगा, ये जो प्रोसेस होगा तो उससे हमें क्या होगी, एक वेल शेप्ड ब्रिक मिल जाएगी। दैट इज़ ड्राई क्ले मशीन मेथड। मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसके अंदर ड्राई मिट्टी को हमने इसके अंदर डाला, पानी ऐड किया और देन उसको फिर मोल्ड में डाल दिया और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है हमारा मैकेनिकली हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्राइंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग ब्रिक्स इज़ टू रिमूव द मॉइस्चर टू कंट्रोल श्रिंकेज टू सेव बोथ फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग। मतलब क्या होता है कि लास्ट हमने जैसे पढ़ा था ब्रिक के लिए मिट्टी का तैयार करना, फिर उसको मोल्ड करना, फिर उसको ड्राई करना, देन बर्न करना। तो बेसिकली क्या था, जो भी हमने मोल्डिंग करी थी वो क्या थी, हमारी मिट्टी बिल्कुल गीली थी, तो अब उसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने से हमारा एक तो क्या है कि जब हम उसको बर्न करेंगे हमारा फ्यूल बचेगा, दूसरा अगर हम जो हमारी ब्रिक है वो ज़्यादा गीली रहेगी तो क्या होगी, वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब लूज टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ड्राइंग इज़ इसेंशियली इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर आइदर इन अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर। मतलब क्या होगा कि अगर हम ये सोचें ब्रिक को कि फटाफट से ड्राई कर देते हैं कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस करके, तो क्या होगा कि ब्रिक्स के अंदर ना क्रैक्स आने डेवलप हो जाएंगे। ड्राइंग इज़ स्लो, अदरवाइज
cracks may be develop on its surface. The process is usually take a number of days. ठीक है, स्लोली हम उसको ड्राई करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, उसके सरफेस पे क्रैक्स आ जाएंगे। तो इस ड्राइंग के इस प्रोसेस में बेसिकली कितने टाइम लगता है, 3 से 10 दिन। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वहाँ का वेदर है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे मतलब कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, जैसे अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा बारिश वाला एरिया हो गया या कोई इस तरह बहुत ज़्यादा धूप वाला हो गया, तो ये सारा डिपेंड करेगा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर कि वहाँ से कितने दिन लगेंगे। मान लो 5 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे या पूरे 10 दिन लगेंगे, इस तरह से। तो नेक्स्ट हम चल लेते हैं नेचुरल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग के अंदर क्या है, बेसिकली जो हमने ब्रिक मोल्ड करी थी उनको एज इट इज़ जैसे इस पिक्चर में दिखा हुआ है, इनके बीच में ना कुछ गैप करके इनको ऐसे इस तरह से लगा देते हैं। इससे क्या होगा, इनके बीच से ना एयर फ्लो होगा। एयर फ्लो होगा तो ये क्या होंगी, ये सारी नेचुरली ड्राई होंगी। नेचुरली ड्राई करने का एक एडवांटेज क्या हो जाता है कि हमारा फ्यूल सेव होता है। अब फ्यूल सेव होगा तो हमारे लिए प्रोसेस इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, अभी जब हम ब्रिक को ड्राई करेंगे, नेचुरली जब हम ड्राई कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि अभी हमने ब्रिक्स को जैसे डायग्राम में दिखा रखा है इस तरह से तो लगा दिया, लेकिन हम इनको ना एक शेड के अंदर रखेंगे। सिर्फ इनकी जैसे ऊपर शेड होगा, बाकी चारों साइड से खुला होगा कि हवा का तो फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने खुले में रख दिया, मान लो बारिश आ गई, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको एक शेड के अंदर हम इनको सुखाते हैं ताकि ये हमारा बारिश वगैरह से बच सके। और जो दूसरा क्या होता है कि ब्रिक्स को हम जब तक सुखाते हैं, जब तक उनके अंदर 5 to 7% मॉइस्चर ही रह जाता है, उससे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रहता। अब क्या होगा, ये जो इतना मॉइस्चर भी रह गया है 5 to 7%, ये हमारा बर्निंग के अंदर चला जाएगा। हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। अभी हमने नेचुरल ड्राइंग पढ़ा था, अभी आर्टिफिशियल। अभी क्या होगा, आर्टिफिशियल के अंदर क्या है कि हम ब्रिक्स को ड्राई कर रहे हैं बाय दी आर्टिफिशियली। अब देखो नेचुरली में क्या था, हमने सिर्फ उसके अंदर कोई मैकेनिकली कोई चीज़ यूज़ नहीं करी थी, उसको सिर्फ एक शेड के अंदर लगा दिया था। आर्टिफिशियल के अंदर क्या है, हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे कि वो जल्दी सूखे हमारी ब्रिक्स जो है। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन द ब्रिक्स आर टू बी ड्राई रैपिडली ऑन द लार्ज स्केल द आर्टिफिशियली ड्राइंग मेथड इज़ अडॉप्टेड। मतलब क्योंकि अब ऐसा है ना, हमें मान लो कोई हमारे पास कोई मतलब ऑर्डर आया कि हमें मतलब 1 लाख ब्रिक देनी है। अब हमारी ब्रिक तो सूख रही है 6 दिन में, तो और हमें देना है कि भाई हमें 3 दिन के अंदर देना है, तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, हम नेचुरली तो वेट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे उसको। तो आर्टिफिशियल ड्राई के लिए भी 2 हमारे जैसे मेथड हैं। और बेसिकली इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, द टेम्परेचर इज़ यूजुअली लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रहना चाहिए। तो इसके अंदर भी हमारे 2 मेथड आ जाते हैं, टनल ड्रायर एंड हॉट फ्लो ड्रायर। बेसिकली इनके अंदर क्या है कि एक टनल टाइप से बना दी, सुरंग टाइप से बना दी, उसके अंदर ब्रिक्स लगा दी और उनके बीच में इसी तरह से गैप रखा, और वहाँ पे क्या है, कुछ भी जैसे हॉट एयर ड्रायर या एयर डिफ्यूज़र टाइप से लगा दी, ताकि उनके बीच में से गर्म हवाएं पास होंगी तो वो और जल्दी सूखेंगी। दैट इज़ द आर्टिफिशियल ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के अंदर क्या था, मतलब अब देखिए, सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार करी, फिर हमने उसको मोल्ड किया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको ड्राई किया, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको पकाएंगे। डेफिनेशन में पढ़ा था ना, बेक क्ले, मिट्टी को पकाकर हमें ब्रिक मिलती है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। लास्ट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लास्ट। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको। इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द ड्राइड ब्रिक्स आर बर्न आइदर इन अ क्लैम्स। क्लैम्स का मतलब है भट्टियाँ ही होती हैं ये भी, लेकिन छोटे स्केल पर। और किल्न्स, किल्न्स का मतलब भट्टियाँ बड़े, मतलब क्लैम्स हो गए छोटे लेवल पे जो हमें काम करना, और किल हो गए जैसे आप लोगों ने फर्नेस वगैरह का पढ़ा होगा थोड़ा, बड़े जो आपने देखा होगा ब्रिक की चिमनियाँ वगैरह जो लगी रहती काफ़ी बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पर। अप टू सर्टेन डिग्री टेम्परेचर इन दिस स्टेज द ब्रिक्स विल गेन हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेज इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जब हम ब्रिक को पकाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर,
तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रिक होती है वो हमारी प्रॉपर एक तो हार्ड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से उसका मॉइस्चर वगैरह सब गायब हो जाएगा, सूख जाएगा। एंड पकने के बाद क्या होगी, वो एक हार्ड होकर एक प्रॉपर स्ट्रेंथ लेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें वो जो ब्रिक में हमें प्रॉपर कितनी हार्डनेस चाहिए उतनी हमें मिल गई, उसकी स्ट्रेंथ मिल गई। आपने देखा होगा जनरली ब्रिक जो होती है वो ईजिली टूटती नहीं है। अगर आप सोचो कि उसको हाथ से ऐसे मोड़ के, तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो प्रॉपरली हार्ड और स्ट्रेंथ उसको मिली होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टेम्परेचर का। बेसिकली हमें कितने टेम्परेचर पर उसको पकाना चाहिए। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इज़ अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको पकाते हैं। इफ़ दे बर्न बियॉन्ड दिस लिमिट दे विल बी ब्रिटल एंड ईजी टू ब्रेक। मतलब अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर इस पर पकाएंगे तो ये क्या होगी, ब्रिक जो हमारी होगी ब्रिटल हो जाएगी और ईजिली टूट जाएगी। मतलब सडनली जैसे इस पर कोई लोड डाला है एकदम से टूट जाएगी। ठीक है, इफ़ दे बर्न अंडर दिस लिमिट दे विल नॉट गेन फुल स्ट्रेंथ एंड देयर इज़ चांस ऑफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मतलब क्या होगा, ब्रिटल तो होएगी, उसके साथ क्या होगी कि वो प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं ले पाएगी, और क्या होगा, इधर थोड़ा सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के भी चांसेस रह जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारी बर्निंग ऑफ ब्रिक्स है वो कितने टाइप से होती है, क्लैंप बर्निंग, किल्न बर्निंग, हॉफमैन किल्न बर्न। मतलब किल्न के ही दो टाइप हैं इधर हमारे मतलब एक और टाइप है हॉफमैन और एक किल्न बर्निंग। ठीक है, तो बाकी इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।